दोस्तों 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ तो दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी की स्थापना हुई। इस डेमोक्रेसी का फंक्शन था फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। आज हम इस वीडियो में इंडिया की इसी इलेक्टोरल हिस्ट्री की कुछ बातें आपके सामने शेयर करेंगे। हम देखेंगे कि विंस्टन चर्चिल ने जिस देश के बारे में ये कहा था कि इफ इंडिपेंडेंस इज ग्रांटेड टू इंडिया इट विल बी लॉस्ट इन पॉलिटिकल स्क्वेबल्स, कैसे उस देश ने आज़ादी के बाद 73 सालों तक डेमोक्रेटिक फैब्रिक को बनाए रखा और दुनिया के सामने एक मिसाल बना। ऐसा नहीं है कि हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम परफेक्ट है, उसमें चैलेंजेस हैं जैसे हर देश में होते हैं, लेकिन इतनी इमेंस डाइवर्सिटी के बाद भी देश को यूनाइटेड रख पाना एक बड़ा अचीवमेंट रहा। खैर, जब हम इंडियन इलेक्शंस के इतिहास की बात करेंगे तब हम उसके कई मेजर ट्रेंड्स की भी बात करेंगे और उनमें बदलाव कैसे कैसे हुए ये भी जानेंगे। इससे पहले कि हम इलेक्शंस के इतिहास को जानें, आइए ब्रीफली कुछ फैक्ट्स को समझते हैं। दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों सिस्टम्स हमारे देश में फॉलो किए जाते हैं। डायरेक्ट इलेक्शन मतलब देश के लोग वोट कर रिप्रेजेंटेटिव्स को स्टेट लेजिस्लेचर्स और लोकसभा में भेजते हैं। ये डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स डिसाइड करते हैं कि देश में गवर्नमेंट फॉर्मेशन कौन करेगा। इसमें फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम FPTP का इस्तेमाल होता है, यानी कंस्टिट्यूएंसी में जिस कैंडिडेट के पास सबसे ज्यादा वोट्स हैं वो विनर होता है। इनडायरेक्ट इलेक्शंस राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में होता है, जिनका इलेक्शंस डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स करते हैं। इनमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल होता है और यहां जीतने के लिए 50% से ज्यादा वोट्स चाहिए होते हैं। इसके अलावा देश में इलेक्शंस फ्री एंड फेयर तरीके से हों, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नाम की इंडिपेंडेंट बॉडी को क्रिएट किया है अंडर आर्टिकल 324। इलेक्शंस में मैल प्रैक्टिसेस और करप्ट प्रैक्टिसेस ना हो, इसके लिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 इनैक्ट किया गया, जिससे रिलेटेड केसेस को कोर्ट्स में एड्रेस किया जाता है। इसके चलते 1975 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राजनारायण केस में PM इंदिरा गांधी के इलेक्शन को नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया था। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस डिसीजन को रिवर्स कर दिया था। आइए अब हम चलते हैं नेशनल इलेक्शन के इतिहास की तरफ। दोस्तों, इलेक्शन का इतिहास ब्रिटिश टाइम में शुरू होता है। लेजिस्लेटिव असेंबलीज का क्रिएशन 19वीं सेंचुरी में ब्रिटिश पार्लियामेंट के चार्टर एक्ट 1853 के तहत किया गया था, जिसकी मेंबरशिप धीरे धीरे बढ़ाई गई, लेकिन इनमें इनिशियली सिर्फ नॉमिनेटेड मेंबर्स थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1892 ने पहली बार इनडायरेक्ट इलेक्शंस इंट्रोड्यूस किए और 1909 के एक्ट ने पहली बार डायरेक्ट इलेक्शंस। लेकिन इन इलेक्शंस में वोटिंग राइट्स काफी लिमिटेड थे, जिन्हें धीरे धीरे एक्सपैंड किया गया। जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्टेंस में आया तो उसने इंडिया में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इंट्रोड्यूस किया, यानी हर वो इंसान जो 21 साल का था वो वोट कर सकता था बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। 61st अमेंडमेंट 1988 ने इसे रिड्यूस कर 18 ईयर्स कर दिया। खैर, इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला इलेक्शन 1951 से 1952 के बीच में हुआ 489 लोकसभा सीट्स के लिए। इसमें लगभग 17 करोड़ वोटर्स ने वोट दिया, जबकि 36 करोड़ वोटर्स एलिजिबल थे। फिर भी ये अपने दौर का सबसे बड़ा इलेक्शन बना। लोकसभा की सीट्स धीरे धीरे बढ़ते हुए आज 550 पर लिमिटेड है, बट इन रियलिटी केवल 543 सीट्स पर ही इलेक्शंस होते हैं। फर्स्ट इलेक्शन 68 फेजेस में 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के बीच में कंडक्ट हुआ था, जिसमें 44.99% वोट्स और 364 सीट्स के साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस अंडर जवाहरलाल नेहरू इमर्ज विक्टोरियस। नेक्स्ट पार्टी जिसने सेकंड पोजीशन अचीव की थी वो थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया विथ मियरली 16 सीट्स। टोटल 14 नेशनल पार्टीज और लगभग 39 स्टेट पार्टीज ने इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया। इन 14 नेशनल पार्टीज में आज सिर्फ 2 एग्जिस्ट करती हैं, कांग्रेस और CPI। 1951 से 1977 के जनरल इलेक्शंस तक इंडिया में एक मल्टी पार्टी सिस्टम तो था, लेकिन इन रियलिटी कांग्रेस अपने फ्रीडम स्ट्रगल के लेगेसी और पहले जवाहरलाल नेहरू और बाद में इंदिरा गांधी की पॉपुलैरिटी और लीडरशिप स्किल्स के चलते डोमिनेंट बनी रही। लेकिन इमरजेंसी और बाकी के कई फैक्टर्स के चलते 70 और 80 के दशक में कांग्रेस की डोमिनेंस कम होना चालू हुई। 1977 में हार के बाद 1980 में इंदिरा गांधी के अंडर कांग्रेस ने एक बार फिर से कमबैक किया और 1989 तक पावर में रही। नेशनल फ्रंट के कोalition के सामने राजीव गांधी 1989 के इलेक्शंस में हार गए और तब शुरू हुआ इंडियन पॉलिटिक्स का नया दौर, जहां मल्टी पार्टी सिस्टम का एक्चुअल सिग्निफिकेंस दिखा। ये दौर था
कोएलिशन का, जो अगले 25 सालों तक इंडियन पॉलिटिक्स की रियलिटी बन गया। पॉलिटिकल साइंटिस्ट के हिसाब से कोएलिशन एरा के जन्म के पीछे कई कारण हैं। सबसे पहला है रीजनलिज्म, जिसका रूट जाता है 1952 में पोट्टी श्रीरामुलु की आंध्र स्टेटहुड डिमांड के लिए हंगर स्ट्राइक में डेथ तक। इसके अलावा 1953 में फजल अली कमीशन का लिंग्विस्टिक बेसिस पर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के एक्सेप्टेंस का भी इसमें बड़ा रोल रहा। इसके बाद कई स्टेट्स लिंग्विस्टिक बेसिस पर इमर्ज हुए, जैसे आंध्र प्रदेश बेस्ड ऑन तेलुगु, तमिलनाडु बेस्ड ऑन तमिल, महाराष्ट्र बेस्ड ऑन मराठी एंड सो ऑन। इनमें से कई स्टेट्स में लिंग्विस्टिक, एथनिक और कल्चरल ग्राउंड्स पर स्टेट पार्टीज धीरे धीरे पावरफुल हुए, जिन्होंने नेशनल पार्टीज के डोमिनेंस को कमजोर किया। इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल है तमिलनाडु में डीएमके का, जिसने तमिलियन कल्चरल आइडेंटिटी को कंसोलिडेट कर अपने यूनिक वोटर बेस को क्रिएट किया। दूसरा रीजन था जेपी मूवमेंट से इमर्ज हुआ अप्रोर अगेंस्ट कांग्रेस और 1975 का इमरजेंसी, जिसने कांग्रेस को वीकन किया। साथ में इसने कई ऐसे लीडर्स को जन्म दिया जो इंडियन पॉलिटिक्स में बैकवर्ड कास्ट मूवमेंट को पावरफुल बनाने वाले थे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है बिहार में आरजेडी के लीडर लालू प्रसाद यादव और जेडीयू के नीतीश कुमार, और यूपी में समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव एक्सेट्रा। ये लीडर्स 1980 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट के बाद और ज्यादा पावरफुल इमर्ज हुए, जिसने 27% ओबीसी रिजर्वेशन का रिकमेंडेशन दिया था, ताकि डिसएडवांटेज्ड और डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रही कम्युनिटीज का सोशल और एजुकेशनल बैकवर्डनेस कम हो। लेकिन इसका पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन भी था। बाद में जब वीपी सिंह गवर्नमेंट ने 1990 में इन रिकमेंडेशंस को इंप्लीमेंट करने की कोशिश की, तो इंडिया में कास्ट बेस्ड पोलराइजेशन बढ़ा, जहां प्रो और एंटी रिजर्वेशन फोर्सेस के बीच कॉन्फ्लिक्ट हुआ। इस पोलराइजेशन ने ओबीसी कम्युनिटीज को आइडेंटिफाई और डिस्क्रिमिनेशन के प्रति जागृत किया, और इसलिए इस दौर में बैकवर्ड कास्ट पॉलिटिक्स में और ज्यादा स्ट्रांग हुई। नतीजन गंगा बेल्ट, जो इंडियन पॉलिटिक्स का मेजर डिटर्मिनेंट था, वहां कई स्टेट पार्टीज इमर्ज हुई, जिनके नाम हमने आपको पहले बताए। तीसरा रीजन था उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का राइज, जिसका फॉर्मेशन दलित एक्टिविस्ट काशीराम ने किया था, जिसके बाद में मायावती ने इसे लीड किया। काशीराम ने वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा स्लोगन यूज करते हुए बीएसपी को मजबूत किया। बीएसपी का राइज शेड्यूल्ड कास्ट असर्शन का पॉलिटिकल साइड था, जिन्हें आर्टिकल 330 के बेसिस पर पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिला, लेकिन फिर भी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन खत्म नहीं हुआ था। इवन 2019 में एनसीआरबी की डेटा की माने तो क्राइम अगेंस्ट एससी एंड एसटी कम्युनिटीज 7% और 26% तक राइज हुआ। बीएसपी का राइज जो यूपी जैसे इंपॉर्टेंट स्टेट में हुआ, उसने भी वन पार्टी डोमिनेंस को कमजोर कर दिया। इन सब कारणों से वन पार्टी डोमिनेंस का कमजोर होना 1977 से 2009 के इलेक्शन के रिजल्ट्स में दिखा। 1980 और 1984 को छोड़ दें तो किसी इलेक्शन में कोई पार्टी अकेले मेजोरिटी नहीं ला पाई, और उन्हें जरूरत पड़ी दूसरी पार्टीज के सपोर्ट की। 1977 में जनता पार्टी के अंडर मोरारजी देसाई 857 डेज के लिए पावर में आए, जो फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट थी। लेकिन जनता पार्टी कई फैक्शंस का अमेलगेमेशन थी, और इसलिए डिसएग्रीमेंट्स के चलते 1979 में ये गवर्नमेंट गिर गई। फिर 1979 में चौधरी चरण सिंह ने अपनी गवर्नमेंट बनाई कई पार्टीज के सपोर्ट से, लेकिन सिर्फ 171 डेज बाद ये गवर्नमेंट भी गिर गई। 1989 से लेकर 2014 तक कोalition गवर्नमेंट में सिर्फ 1991 में पीवी नरसिम्हा राव, 1999 में बीजेपी के अटल बिहारी वाजपेयी और 2004 और 2009 में डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंडर कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट्स ही पूरे 5 साल तक चल पाई। 1989 में वीपी सिंह 344 डेज के लिए बीजेपी और लेफ्ट के आउटसाइड सपोर्ट से पावर में रहे, जिनके बाद चंद्रशेखर ने नवंबर 1990 में कांग्रेस के सपोर्ट से गवर्नमेंट को फॉर्म किया, जो जून 1991 तक चली। फिर 1996 के इलेक्शंस में अटल बिहारी वाजपेयी के अंडर बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरी, पर वाजपेयी को 13 दिन में रिजाइन करना पड़ा। जून 1996 में एचडी देवेगौड़ा की गवर्नमेंट 325 डेज के लिए पावर में आई, और अप्रैल 1997 में 333 डेज के लिए आईके गुजराल कांग्रेस सपोर्ट से पावर में रहे। इनकी गवर्नमेंट भी कमजोर कोलिशंस पर टिकी हुई थी, और फाइनली 1998 में फिर इलेक्शन हुए। 1998 इलेक्शंस में बीजेपी फिर से सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की तरह उभरी, जो 13 महीने बाद फिर गिर गई जब तमिलनाडु की AIADMK ने सपोर्ट वापस ले लिया। कारगिल युद्ध के बाद 1999 इलेक्शंस में फाइनली एक स्टेबल कोलिशन बीजेपी के अंडर बना, जो 2004 तक चला, और 2004 से 2014 तक कांग्रेस लेड यूपीए कोलिशन पावर में रहा। खैर, कोलिशंस का दौर 2014 के इलेक्शंस में खत्म हुआ,
और 25 साल बाद पहली बार किसी गवर्नमेंट ने खुद के दम पर सरकार बनाई। यूपीए 2 पर लगे करप्शन के चार्जेस जैसे 2G स्कैम, कॉमनवेल्थ स्कैम एक्सेट्रा ने कांग्रेस की इमेज को काफी नेगेटिवली इंपैक्ट किया। इस दौर में इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट का राइज भी हुआ, जिसे नोटेड एक्टिविस्ट अन्ना हजारे लीड कर रहे थे। इसने भी एक एंटी कांग्रेस सेंटिमेंट को इंडिया में बिल्ड किया। लेकिन बीजेपी के राइज में सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहा करंट पीएम नरेंद्र दामोदर दास मोदी का, जिन्होंने अपने गवर्नमेंट मॉडल या गुजरात मॉडल को प्रमोट करते हुए अर्बन मिडिल क्लास पर अपनी ऑडिटरी स्किल्स यूज कर रूरल इंडिया में अपनी पकड़ मजबूत की। एक रिपोर्ट के हिसाब से एक और फैक्टर बीजेपी की राइज में इंपॉर्टेंट माना जाता है। ये था 90 के दशक का राम जन्मभूमि मूवमेंट, जिसने हिंदू वोट बेस को कंसोलिडेट कर बीजेपी को स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन की तरह उभरने में हेल्प किया। यही वजह थी कि शायद जिस बीजेपी को 1984 के इलेक्शंस में 2 सीट मिली थी, वो 1995 में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की तरह उभरी और 2014 और 2019 में मेजॉरिटी पार्टी बन गई। बीजेपी के स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन का इतिहास 90 के दशक में ट्रेस किया जा सकता है, जिसने 2014 में नरेंद्र मोदी के कैंपेन को काफी हेल्प किया। इसके अलावा इसी रिपोर्ट के हिसाब से बीजेपी ने यूपी में डोमिनेंट पार्टीज जैसे बीएसपी और एसपी के वोट बैंक्स को भी अपनी साइड में किया, जिसने कहीं ना कहीं मंडल इफेक्ट को कमजोर कर यूपी जैसे मेजर स्टेट में 80 में से 71 सीट्स जीती। 2019 में भी ये ट्रेंड कंटिन्यू रहा और तब तो बीजेपी और भी ज्यादा पावर के साथ वापस पावर में आई, बावजूद इसके कि यूपी में एसपी बीएसपी अलायंस भी बना था। तो दोस्तों, ये था हमारे आजाद भारत के इलेक्शंस का अब तक का इतिहास, जिसमें हमने देखा कि कैसे शुरुआत के लगभग 40 साल तक कांग्रेस का डोमिनेंस इंडियन पॉलिटिक्स को डिफाइन करता रहा। इसके बाद जन्म हुआ कोalition पॉलिटिक्स का, जो लगभग 25 साल तक डोमिनेंट फीचर रहा, और फिर कैसे बीजेपी ने एक बार फिर एक वन पार्टी लेड स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम को जन्म दिया। अब ये बात काफी इंटरेस्टिंग होगी कि आगे इंडियन पॉलिटिक्स कौन सा नया मोड़ लेगी और कौन से फैक्टर्स उसे डिफाइन करेंगे। कई पॉलिटिकल कमेंटेटर्स जैसे क्रिस्टोफ जेफ्रलॉट का मानना है कि बीजेपी की राइज के पीछे एक राइजिंग मिडिल क्लास का मेजर रोल है, जो इंडियन सोसाइटी में हो रहे चेंजेस का रिजल्ट है। इसके अलावा द हिंदू के डिप्टी एडिटर और पॉलिटिकल एनालिस्ट नागेश प्रभु भी अपनी किताब मिडिल क्लास मीडिया एंड मोदी द मेकिंग ऑफ अ न्यू इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में मिडिल क्लास को एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बताते हैं। मिडिल क्लास आगे भी बीजेपी को सपोर्ट करेंगी या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि 90s में हुए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद मिडिल क्लास का रैपिड एक्सपेंशन इंडियन सोसाइटी में हुआ है। कई सोशियोलॉजिस्ट की माने तो अब तक सिर्फ कास्ट और रिलीजन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का मेन डिटर्मिनेंट माने जाते थे, लेकिन शायद अब मिडिल क्लास आने वाले इलेक्शंस में भी मेजर फैक्टर बनकर उभरेगी। इसके अलावा एक और बात ध्यान देने वाली है कि भले ही 2014 में कोलिशन के दौर में ब्रेक लग गया हो, लेकिन जिस तरह की डाइवर्स सोसाइटी इंडिया में है, उसमें यह क्लेम करना कि कोलिशन का दौर अब खत्म हो गया है एक एग्जैजरेशन हो सकता है। यही वजह है कि बीजेपी जैसी पॉलिटिकल पार्टी आज भी अपने कोलिशन पार्टनर्स को साथ लेकर चलती है, क्योंकि फ्यूचर में शायद ये पार्टीज पावरफुल बनकर उभरें। खैर, इंडियन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का फ्यूचर डायरेक्शन क्या होगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा, जिस पर पूरी दुनिया और भारत की नजर होगी। दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।